वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फेमस इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो की थ्योरी जिसका नाम है वैल्यू एनालिसिस थ्योरी। इसको रिकार्डोस वैल्यू एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, फेमस थ्योरी मानी गई है डेविड रिकार्डी की थ्योरीज के अंदर, जिसमें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है, थ्योरी ऑफ रेंट भी है। थ्योरी ऑफ रेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है। आज हम इस वीडियो में वैल्यू एनालिसिस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वैल्यू एनालिसिस करके रिकार्डो ने इस थ्योरी को समझाया। सबसे पहले इसमें रिकार्डो की जो लेगेसी है वो कहाँ से आई है। रिकार्डो स्मिथ को जो लेगेसी, एडम स्मिथ की लेगेसी, उसको फॉलो करते हुए इन्होंने 3 पॉइंट के ऊपर बात करी है। 3 पॉइंट से कुछ निचोड़ निकाल करके अपना एक कंसेप्ट दिया है जिसको हम वैल्यू एनालिसिस थ्योरी कहते हैं। अब वो कौन से 3 पॉइंट है स्मिथ की लेगेसी से आते हैं। जो पहला फर्स्ट पॉइंट है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो स्मिथ के द्वारा दी गई है। सेकंड नेचुरल एंड मार्केट प्राइसेस एंड थर्ड है यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। एक तो यूज़ करने की वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। नेचुरल मार्केट प्राइसेस दोनों अलग अलग और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ये स्मिथ की लेगेसी से आती है और रिकार्डो ने इस स्मिथ की लेगेसी को फॉलो करते हुए अपने वैल्यू एनालिसिस थ्योरी को सेटअप करा है। Throughout his life till his last days, Ricardo retained doubts about the adequacies of his theory of value. Ricardo's theory of value contains many Smithian legacies. स्मिथ की लेगेसी को फॉलो करते हुए उन्होंने 3 पॉइंट्स बताया जो कि हमने पहले बात करी है। रिकार्डोस वैल्यू एनालिसिस। रिकार्डियन वैल्यू एनालिसिस यूज्ड 3 टाइप ऑफ वैल्यू। अब 3 तरह की वैल्यू है। इसके बारे में रिकार्डो ने अपनी पूरी वैल्यू एनालिसिस थ्योरी के अंदर बात करी है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि तीनों जो टाइप है उनका मतलब क्या है। पहला है इनके द्वारा दिया गया वैल्यू रेलिवेंट फॉर स्कार्स कमोडिटीज़। अब स्कार्स कमोडिटीज़ कौन सी होती है, इससे पहले हम स्कार्स कमोडिटीज़ को समझें। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्कैरसिटी क्या होती है। अगर स्कैरसिटी की एक सिंपल मीनिंग पे जाए तो इस इकोनॉमिक्स में इसको वो कहते हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिलेटिव टू डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कमोडिटी या किसी भी रिसोर्सेज की सप्लाई कम हो जाना और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाना, इस शॉर्टेज को हम क्या कहते हैं? स्कैरसिटी कहते हैं। और स्कैरसिटी जब होती है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्राइसेस का हाई रहना। प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, पहला कंसेप्ट। दूसरी बात है इक्विलिब्रियम अनबैलेंस्ड हो जाता है। रफली अनबैलेंस्ड होकर के जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज होता है, इनिशियल से फाइनल पे आता है। तो जब गुड्स की अगर बात की जाए, वैल्यू की बात की जाए, ऐसे कमोडिटी जो स्कार्स है यानी कि सब जिसकी कमी है, तो उस केस के अंदर अगर रिकार्डो के अकॉर्डिंग देखा जाए या नॉर्मल केसेस में देखा जाए, दोनों में सिमिलर बातें आती है। जब गुड्स की जो सप्लाई होती है वो स्कैर्स होती है यानी कि कम होती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है क्योंकि कंज्यूमर उस गुड्स को चाहता है, उस गुड्स के लिए विलिंगली हाईली पे करता है क्योंकि उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और वो इजीली हायर प्राइस देने के लिए तैयार हो जाता है। इसका सबसे इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस पर। और दूसरी बात, सप्लाई लो हो जाती है, डिमांड हाई हो जाती है। अगर इसका एक एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए तो उस केस के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो अफेक्ट होती है। जैसे कि कोई सूखा ड्रॉट पड़ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, किसी भी एरिया में किसी भी एरिया की फसल ख़राब हो गई, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो उस एरिया से रिलेट करता है वहाँ पे उसकी डिमांड रहती है लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से प्राइस हाईली इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइकली मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी और इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा। तो इसका एक स्कैरसिटी का अगर देखा जाए तो प्राइस इंक्रीज़ होने का, सप्लाई कम होना और डिमांड ज़्यादा होना, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। कि लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या डालता है कि लोग जो चाहते हैं उस चीज़ की कमी होने के कारण उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ अपने आप ही कर देते हैं। एक तरीके से कंज्यूमर ही इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि कंज्यूमर प्राइस को पे करता है। तो
कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर रेलिवेंट तरीके से स्कार्स कमोडिटी की वैल्यू है उसको बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट पॉइंट का, वैल्यू रेलिवेंट फॉर स्कार्स कमोडिटी, कि स्कार्स कमोडिटी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, उसके बारे में रिकार्डो ने अपनी वैल्यू एनालिसिस थ्योरी के अंदर बात करी है। सेकंड पॉइंट, वैल्यू रेलिवेंट फॉर रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटीज़। अब ऐसी कमोडिटीज़ जो रिप्रोड्यूसिबल है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली अगर मीनिंग की तरफ हम जाए तो इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटी। का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी को रिक्वायर्ड लेबर के द्वारा प्रोड्यूस करना, जैसे जैसे मांग उसकी आती जाए बार बार उसको रिप्रोड्यूस करते रहना, गुड्स को बनाते रहना। और ये भी एक थ्योरी ऑफ वैल्यू का सबसे प्रमुख एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पहले अगर देखा जाए तो उसको कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बात करी थी, लेकिन डेविड रिकार्डो ने इसके बारे में भी डिस्कस करा है, वैल्यू ऑफ रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटी। अगर इसके प्रॉपर मीनिंग पे जाए तो उसमें एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मेन इम्पॉर्टेंट काम रहता है, जिसका नाम है लेबर। लेबर किसी भी कमोडिटी को जितना ज़्यादा बनाएगा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। रिप्रोड्यूसिबल गुड्स में यही होता है कि लेबर प्रोडक्ट बनाता रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। क्योंकि प्रोडक्ट कब बनाया जाता है? बार बार जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती। डिमांड मतलब डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा? सप्लाई कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, सप्लाई और डिमांड को इक्वल लाने के लिए, इक्विलिब्रियम पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर लेबर जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर लेबर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटीज़ क्रिएट करना, जिसके अंदर गुड्स जो होता है वो बार बार हम बनाते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, और वो क्रिएट होता रहता है। अगर इसमें देखा जाए तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, कि इसकी जो प्राइस से रिलेशन है, अगर वैल्यू देखा जाए तो कमोडिटी की बढ़ती है तो मार्केट प्राइस भी उसकी बढ़ती है, अफेक्ट होगी। लेकिन मार्केट प्राइस जो अफेक्ट होगी ना, इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट फोर्सेस से अफेक्ट हो रही है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही, सप्लाई अफेक्ट हो रही है, या सप्लाई बढ़ रही, डिमांड अफेक्ट हो रही है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स से इफेक्ट करता है, कंज्यूमर इफेक्ट करता है। इस कारण से प्रोडक्ट का जो रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटीज़ की वैल्यू है वो अफेक्ट होगी। तो उसमें मार्केट का योगदान बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बात करी है मार्केट वैल्यू एंड नेचुरल वैल्यू। मार्केट वैल्यू एंड नेचुरल वैल्यू, अब दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग कैसे है? दोनों में अगर कुछ एक पॉइंट देखा जाए तो मार्केट वैल्यू और नेचुरल यानी कि नॉर्मल वैल्यू, दोनों में एक डिफ़र यहाँ पर पैदा होता है कि मार्केट वैल्यू कैसे अफेक्ट होती है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी से अफेक्ट होती है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ से अफेक्ट होती है। मार्केट वैल्यू जो होती है वो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई से फ्लक्चुएट होती है, और वो हाई भी जा सकती है और लो भी जा सकती है। तो दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में यही फ़र्क होता है कि मार्केट वैल्यू हाई भी जा सकती है और लो भी जा सकती है। जबकि अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो नॉर्मल वैल्यू यानी कि एक वैल्यू जो कि कंज्यूमर विलिंगली पे करता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के ऊपर, इसको नॉर्मल वैल्यू कहते हैं, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में आता है। यानी कि कंज्यूमर उसको परचेस करता है किसी भी प्रोडक्ट को कंजम्पशन के लिए यूज़ करते टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल वैल्यू कहते हैं। अब मार्केट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू में अगर डिफरेंस कहा जाए तो मार्केट वैल्यू मार्केट फोर्सेस से अफेक्ट हो रही है, फ्लक्चुएट होती है, ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको डिसाइड कर दिया जाता है, वो फिक्स रहती है और कंज्यूमर उसको पे करता है। तो इसके ऊपर भी रिकार्डो ने बात करी। तो 3 टाइप ऑफ वैल्यू के ऊपर बात करी मेनली। कमोडिटी की जब कमी आती है, कमोडिटी जब रिप्रोड्यूसिबल होती है, और कमोडिटी की जब वैल्यू मार्केट वैल्यू या फिर नॉर्मल वैल्यू अफेक्ट होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम पूरी थ्योरी रिकार्डो की पढ़ेंगे, जिसमें 3 बातें इन्होंने बताई है। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है
रिकार्डो स्टार्ट हिज एनालिसिस ऑफ वैल्यू विथ रेफरेंस टू वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है रिकार्डो ने, कौन सा? पहला है वैल्यू ऑफ यूज़ एंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। अब ये स्मिथ की लेगेसी से आती है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो वैल्यू ऑफ यूज़ एंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। यूज़ वैल्यू का मतलब होता है कि कमोडिटी की प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप कितनी रख रहे हो, यानी कि कमोडिटी है वो प्रैक्टिकली कितना कस्टमर को या कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कमोडिटी की कितनी यूटिलिटी है या उस कमोडिटी की कितनी पावर है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी नीड और डिज़ायर को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि मार्केट में आप एक बिस्किट लेकर आए, तो उस बिस्किट का कितनी यूटिलिटी है जिससे वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा उसको परचेस करने पर। अगर हम एक्सचेंज वैल्यू की बात की जाए तो किसी भी कमोडिटी के सिंपल टर्म है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस को पे करना, उसकी वर्थ को पे करना मार्केट के अंदर कंज्यूमर के द्वारा, इसको एक्सचेंज वैल्यू करता है ये। लेकिन यूज़ वैल्यू मतलब उस कमोडिटी के प्रैक्टिकल यूटिलिटी, कमोडिटी कितना सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके ऊपर भी किसने बात करी है? रिकार्डो ने इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है अपनी थ्योरी के अंदर, यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो यूटिलिटी इज अ प्री कंडीशन ऑफ वैल्यू बट नॉट इट्स एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी थ्योरेटिकल नहीं है, यूटिलिटी प्रैक्टिकल है। किसी भी कमोडिटी को जब तक आप यूज़ करोगे नहीं तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेन कर ओनली समझाने की चीज़ नहीं है, वो चीज़ यूज़ करने की है, उसको आप प्री कंडीशन नहीं कर सकते। आप उसको प्रैक्टिकल आपको उसको जज करना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिकल वैल्यू देनी पड़ेगी जब आप उसकी यूटिलिटी से सेटिस्फाई होते हो। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम, यूटिलिटी कैन नॉट सर्व एज मेजर ऑफ वैल्यू बट इज़ नेसेसरी फॉर कमोडिटी टू हैव ट्रेड वैल्यू। अब यहाँ पर दो चीज़ आती है, पहली आती है वैल्यू ऑफ यूज़ और सेकंड आती है वैल्यू इन एक्सचेंज। उसमें से अगर देखा जाए इनकी थ्योरी में तो इन्होंने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी कैन नॉट बी सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू बट इट इज़ नेसेसरी फॉर कमोडिटी टू हैव ट्रेड वैल्यू। इसका मतलब क्या हो? ट्रेड वैल्यू का मतलब एक्सचेंज वैल्यू। यूटिलिटी का मतलब यूज़ वैल्यू ही नहीं होता, यूटिलिटी का मतलब एक्सचेंज वैल्यू भी होता है, ट्रेड वैल्यू भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी के अंदर दोनों को कंबाइन करके एक वैल्यू एनालिसिस थ्योरी दी है, जिसके अंदर बताया कि किसी भी कमोडिटी का यूज़ भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उसकी ट्रेड वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक्सचेंज वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके अंदर दोनों में से किसी एक का भी लैप्स हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी यूज़ वैल्यू या फिर ट्रेड वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू, तो वहाँ पर यूटिलिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कहा है। इसके आगे एक पॉइंट और है, बोथ स्कैरसिटी एंड अमाउंट ऑफ लेबर नीडेड टू मैन्युफैक्चर कमोडिटीज विथ यूजफुलनेस डिटरमाइन देयर एक्सचेंज वैल्यू। अगर दोनों का लैप्स होता है, दोनों की कमी होती है, यूज़ वैल्यू की यानी कि यूटिलिटी भी सही नहीं और एक्सचेंज वैल्यू भी सही नहीं, तो क्या होगा? लेबर को यहाँ पर बनाना पड़ेगा गुड्स को, और किसके लिए बनाना पड़ेगा? एक्सचेंज वैल्यू को। सबसे पहले लेबर को उसके एक्सचेंज वैल्यू सही करनी पड़ेगी, ये इनका कहने का मतलब है। यानी कि इन्होंने यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को कंबाइन करके एक्सचेंज वैल्यू को प्रेफर करा है, और एक्सचेंज वैल्यू की मेन यहाँ पर इन्होंने मेन टर्म दिया है एक्सचेंज वैल्यू को, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू होगा तभी यूटिलिटी यूज़ वैल्यू आएगी। और सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में लोगे तो सबसे पहले उसको ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड करने के बाद ही उसकी यूटिलिटी पहचानी जाएगी, क्योंकि इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको उसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी देनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट का समरी क्या है? रिकार्डो ने स्मिथ की लेगेसी से वैल्यू जो यूज़ वैल्यू थी और एक्सचेंज वैल्यू थी, दोनों को लिया और दोनों को डिफ़र करके और कंबाइन करके दोनों बातों को समझाया। पहली बात कि किसी भी कमोडिटी की अगर यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू की स्कैरसिटी रहती है, दोनों ही कमी आती है, तो लेबर को क्या करना है? सबसे पहले एक्सचेंज वैल्यू को सेटअप करने के लिए कमोडिटी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेबर जब भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा तो उससे एक्सचेंज वैल्यू होगी, एक्सचेंज वैल्यू सेटअप होने के बाद उसकी यूटिलिटी वैल्यू या यूज़ वैल्यू क्रिएट होगी। तो इन्होंने एक्सचेंज वैल्यू की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे पहले कहा है।
अगला पॉइंट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी रिप्रोड्यूसिबल। अब सेकेंड आता है रिप्रोड्यूसिबल के ऊपर आ गए। ऑर्डिनरी रिप्रोड्यूसिबल गुड्स वैल्यू डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर नेसेसरी टू प्रोड्यूस दैम इफ़ लेबर एंड मनी आर यूज टू जनरेट अ कमोडिटी। अब इन्होंने रिप्रोड्यूसिबल गुड्स पे आ गए। पहले आपने पढ़ा था स्कैरसिटी कमोडिटीज़ में, उसमें इन्होंने स्मिथ की लेगेसी को लिया था, यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। अब इसमें आते हैं रिप्रोड्यूसिबल गुड्स। रिप्रोड्यूसिबल गुड्स की वैल्यू के बारे में, यानी कि उसकी प्राइस वैल्यू सेट करने के लिए इन्होंने लेबर की इम्पोर्टेंस बताई है। लेबर को एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग लेबर को गुड्स बनाने ज़रूरी है। अगर लेबर गुड्स बना रहा है तो रिप्रोड्यूसिबल होंगे, उसकी वैल्यू सही एडजस्ट करी जाएगी। और इसमें दो चीज़ें, लेबर और कैपिटल, दोनों काम में आने चाहिए। लेबर खाली ही नहीं, यानी कि ओनली लेबर इंटेंसिव नहीं, इन्होंने कैपिटल इंटेंसिव को भी यूज़ करा है। मनी का मतलब यहाँ पे कैपिटल है। लेबर एंड मनी आर यूज टू जनरेट अ कमोडिटी। रिप्रोड्यूसिबल गुड्स ऑर्डिनरी केस में, नॉर्मल केस में लेबर का प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। गुड्स बनाएगा, बिकेगा, फिर बनाएगा, फिर बिकेगा, इस तरीके से कंटिन्यूटी चली जाएगी। तो उससे वैल्यू क्या होगी, अफेक्ट होगी। वैल्यू कैसे अफेक्ट होगी, उसकी डिमांड आएगी तो उसकी सप्लाई भी मेंटेन होगी, मार्केट में इक्विलिब्रियम आएगा और प्राइस बैलेंस रहेगी। Ricardo would say that since capital can be converted into labor, value would eventually be determined by how much labor went to producing good. अब इन्होंने कैपिटल को और लेबर को दोनों की वैल्यू को कैसे एडजस्ट करा, सिंपल सा कंसेप्ट दिया इन्होंने। लेबर जब भी जितना भी काम कर रहा है उसके हिसाब से वैल्यू जोड़ देनी चाहिए। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उनके हिसाब से उनकी वेजेस जोड़ करके और अपना प्रॉफिट जोड़ करके वैल्यू एनालाइज करनी चाहिए। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है। वैल्यू ऑफ कमोडिटी विल बी डिटरमाइंड बाय कॉस्ट ऑफ लेबर दैट वाज, जैसे हमने बताया अभी कैसे वैल्यू डिटरमाइंड होगी, मैंने अभी बताया जितने लेबर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस को और कैपिटल की जो कैपिटल लगा है उसको मेंटेन करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लेबर दोनों लगा करके that was embodied in it along with the cost of labor that was converted to capital if the item was produced through a combination of land, labor and capital। अगर दो केस दिए इन्होंने, पहला केस इन्होंने दिया है लैंड, लेबर, कैपिटल का, और अगर दूसरा केस की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ लेबर और कैपिटल की बात करी, जो हमने पहले पढ़ा भी कि लेबर और कैपिटल मिलाकर प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर लेबर जो है वो लेबर जितने ज़्यादा काम करेंगे उसके हिसाब से एक वैल्यू आएगी, किसी भी चीज़ की प्राइस निकलेगी। और अगर लेबर, लैंड और कैपिटल तीनों काम में आ रहा है तो तीनों की कॉस्ट को मेंटेन करके यहाँ पे वैल्यू निकाली जाएगी, ये इन्होंने बताया। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है जो इसको हटाता है, क्या, रेंट। रेंट को इन्होंने वैल्यू एनालिसिस का पार्ट नहीं माना है। इसका मतलब द रेंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस इन द रिकार्डियन कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू में इन्होंने रेंट का जो इंक्लूडिंग पॉइंट है वो हटा दिया इन्होंने और रेंट को एक्सक्लूड करा है वैल्यू में से, प्राइस में से। रिकार्डो के अकॉर्डिंग रेंट का कोई रोल नहीं है वैल्यू एनालिसिस में, ये इनकी थ्योरी है। हालांकि रेंट का फ़र्क पड़ता है, लैंड के ऊपर आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं लैंड को, उसके ऊपर जो पे करते हैं वो रेंट माना जाता है, लेकिन रिकार्डो ने अपनी थ्योरी के अंदर इस चीज़ को नेगलेक्ट करा है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड डिटरमाइन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो ही चीज़ बची फिर। अगर लैंड का रेंट हम इग्नोर कर रहे हैं एज अ रिकार्डो, तो फिर लेबर और कैपिटल की कॉस्ट को ही इन्होंने वैल्यू एनालिसिस के अंदर ऐड कर दिया। यानी कि किसी भी कमोडिटी को आप निकालोगे उसके वैल्यू को, तो आप लेबर की कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट को मेंटेन करेंगे, जितने लेबर काम करेंगे जितनी कैपिटल लगेगी उसके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो इन्होंने बताया है, Ricardo was considering the relative value analysis. In cases where different factors of production are used, he measured the cost of production and factors production. अब सिंपल सा बात है जो हमने पहले ही पढ़ा कि वैल्यू एनालिसिस के अंदर इन्होंने ये भी चीज़ मानी है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब
लैंड लेबर कैपिटल। लैंड का रेंट को इन्होंने वैल्यू एनालिसिस में हटाया है, एक्सक्लूड करा, बचा लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल और अगर बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी ऐड कर दे तो ये सारे मिलाकर, इनका प्रोपोर्शन मिला करके ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। और नॉर्मली ये हर बिज़नेस में होता है। आज भी किसी भी इंडस्ट्री में देखा जाए तो जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका जितना जितना खर्चा है, जैसे लेबर को वेजेस दी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट दिया, बिजनेसमैन को प्रॉफिट दिया, इन चारों चीज़ों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट की वैल्यू एनालाइज होती है। बट ही गॉट द कंक्लूजन दैट इवन इन द इवेंट ऑफ मल्टी सेक्टर मॉडल labor is still the best single measure of value. True cost theory of value was held by रिकार्डो। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर लास्ट में क्या कहा है कंक्लूजन में कि लेबर ही मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपने लेबर को मेंटेन करा, उसके वैल्यू को मेंटेन कर लिया, लेबर से काम प्रोडक्शन अच्छा करवा लिया, वैल्यू उनकी कॉस्ट को मेंटेन कर लिया, तो सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा ये होगा कि वहाँ पर परफेक्ट वैल्यू आप एनालाइज कर लोगे। यानी कि इन्होंने कैपिटल को भी इंक्लूड कर लिया लेबर में और प्रॉफिट को भी लेबर के साथ मेंटेन करके इन्होंने लेबर को इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है अपनी थ्योरी के अंदर। अब लॉन्ग टर्म की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं जो इन्होंने अपनी वैल्यू एनालिसिस थ्योरी में कहा है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फैक्टर विल रिटर्न टू देयर नॉमिनल वैल्यू एंड सप्लाई विल रिएक्ट टू डिमांड इन सच अ वे दैट वैल्यू एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आर इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते हैं सप्लाई डिमांड पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके अकॉर्डिंग क्या है? लॉन्ग टर्म में इन्होंने ये माना है कि जो वैल्यू है वो नॉर्मल रहनी चाहिए बिजनेस की सर्वाइव करने के लिए, और सप्लाई डिमांड के रिएक्टेबल होनी चाहिए, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितनी डिमांड है उसके बेसिस पर सप्लाई होगी। अगर ऐसा चल रहा है तो आपकी कॉस्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, इक्विवेलेंट रहेगी, डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहेगी, प्राइस मेंटेन रहेगी। अब मार्केट प्राइस और अपने नॉमिनल प्राइस की बात करी थी, मार्केट प्राइस और नॉमिनल प्राइस, तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ कहा है। मार्केट प्राइस नीड लेस टू से मे बी मोर देन और लेस देन द नॉमिनल लॉन्ग रन प्राइस। इन द लॉन्ग रन द कम्युनिटीज हैव अ टेंडेंसी टू हैव देयर नॉर्मल वैल्यूज़। अब हमने मार्केट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करी थी। मार्केट वैल्यू को हमने पढ़ा था कि ऊपर भी जा सकती है, मोर देन भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू एक स्थिर है, स्टेबल है लॉन्ग रन के अंदर। तो मार्केट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू में फ़र्क क्या है? हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू जो होती है, मार्केट प्राइस होती है, वो मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई की फोर्सेस से अफेक्ट होती है। जैसे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस रहेंगे उससे अफेक्ट होकर मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन्स को चेस करेगी। लेकिन अगर नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? एक लॉन्ग रन प्राइस जो स्टेबल रहती है हमेशा। तो इन्होंने लॉन्ग रन के अंदर सबसे बेस्ट किसको माना है? मार्केट वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू को? यानी कि नॉर्मल वैल्यू को इन्होंने बेस्ट माना है। मार्केट वैल्यू को नेगलेक्ट करके इन्होंने नॉर्मल वैल्यू को लॉन्ग रन के अंदर बेस्ट माना है, जो कि एक स्टेबल प्राइस है और वही प्राइस को प्रेफर करनी चाहिए हर प्रोड्यूसर को। द नेचुरल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय वेज एंड प्रॉफिट। अब इन्होंने जो नॉर्मल प्राइस है यानी कि नेचुरल प्राइस जो है उसके बारे में इन्होंने बात करी है डिटेल में। नेचुरल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड, अब जो फिक्स है लॉन्ग रन के अंदर, जिसका नाम है नॉर्मल प्राइस या फिर नेचुरल प्राइस, तो वो कौन डिटरमाइन करता है? वो दो चीज़ डिटरमाइन करती है इनके अकॉर्डिंग, एक तो लेबर की वेजेस और बिजनेसमैन का प्रॉफिट। Whereas Smith include rent as cost of element. रिकार्डो डिड नॉट कंसिडर रेंट एज अ पार्ट ऑफ वैल्यू। हमने पहले ही पढ़ा, रिकार्डो ने स्मिथ की तरह रेंट को पार्ट ऑफ वैल्यू नहीं माना है कमोडिटी का। स्मिथ ने रेंट को पार्ट ऑफ वैल्यू माना था, लेकिन रिकार्डो के अकॉर्डिंग वेजेस और प्रॉफिट दो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ की वैल्यू या नेचुरल प्राइस को डिटरमाइन करता है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो लेबर इज़ नथिंग बट this utility what changes the relative price, wages, profit changes will not affect the relative value but they may affect the normal price or the absolute price. तो नेचुरल प्राइस को कौन अफेक्ट करता है? वेजेस एंड प्रॉफिट। अगर वेजेस में चेंज होगा तो किसको अफेक्ट करेगा? सिर्फ नॉमिनल प्राइस को, नॉर्मल प्राइस को, जो एब्सोल्यूट प्राइस होती है। यानी कि जो एक प्राइस स्थिर है वही वेजेस
और प्रॉफिट अफेक्ट करेगा, लेकिन रिलेटिव प्राइस जो चेंज हो रही है बार बार जैसे मार्केट प्राइस, उसको वेजेस और प्रॉफिट अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने लॉन्ग रन के अंदर नेचुरल प्राइस या नॉर्मल प्राइस को ही इंक्लूड करा है, क्योंकि ये वेजेस और प्रॉफिट से आते हैं, लेबर का कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा रहता है। और रिकार्डो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट प्राइस को नेगलेक्ट इन्होंने करा है, क्योंकि या रिलेटिव प्राइस को नेगलेक्ट इन्होंने करा है, क्योंकि इसमें वेजेस और प्रॉफिट का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस से अफेक्ट होता है। इसलिए in the regarding scheme, rise in wages, lower profit and a decline in price reduces the value of capital intensive commodity relative to goods that require more labor। तो रिगार्डिंग स्कीम में क्या है कि अगर वेजेस आप बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पर जो प्राइस होती है उसमें दो चीज़ें, कॉस्ट और प्रॉफिट आता है। कॉस्ट में इन्होंने वेजेस मान लिया, वेजेस बढ़ेगी तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो प्राइस भी कई बार कम डिक्लाइन हो जाएगी, फिर रिड्यूस हो जाएगा द वैल्यू ऑफ कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज रिलेटिव टू गुड्स डेट रिक्वायर मोर लेबर। तो इसमें क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इससे इफेक्ट होगा CIT कम हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कम हो जाएगी और ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे। इसलिए वेजेस को मेंटेन करना बिजनेसमैन को आना चाहिए। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है वेजेस और प्रॉफिट दोनों मेंटेन रहेंगे तो आपकी प्राइस भी सही रहेगी, नॉमिनल प्राइस नॉर्मल प्राइस भी सही रहेगी, और फिर यहाँ पे लॉन्ग रन में सर्वाइव भी हो जाएगा। His labor theory of value had always been something he wished to change. He revised his opinion of the labor theory of value in the third edition of Principles of Political Economy and Taxation। अब इसमें इनका कुछ पॉइंट दे रखा है, अदर पॉइंट कह सकते हैं इसको, कि इन्होंने जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो हमेशा, इनकी जो लेबर थ्योरी है वो इनका किसका पार्ट है, ओपिनियन है इनका पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के प्रिंसिपल में आता है। इनका जो थर्ड एडिशन है उसके अंदर इन्होंने बताया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ऐसी है इनके अकॉर्डिंग जो बनाई गई है वो बार बार चेंज भी करी गई है, थोड़ी उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता भी आया है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट बताया, अगर इसको देखा जाए तो इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट को हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट दिए हैं इनकी थ्योरी, वैल्यू एनालिसिस थ्योरी, उसमें 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि फोकस करने योग्य है, फोकस करने के लिए है। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया, ही इंट्रोड्यूस कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट, कैपिटल को इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है, कैपिटल को इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करा है। पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था कैपिटल के ऊपर। सेकंड इन्होंने दिया है वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ लेबर, और लेबर कैपिटल का दोनों का इंपॉर्टेंस दिया है और दोनों का प्रोपोर्शन दिया है। ही टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन्होंने कवरेज करी लेबर और कैपिटल से। लेबर की क्वालिटीज़ को समझा इन्होंने, लेबर कितना चेंज हो सकता है, लेबर का क्या योगदान है, उसकी क्वालिटीज़ को वेराई करा इन्होंने, चेंज करते हुए समझाया। ही वॉन्टेड टू हैव इनवेरिएबल मेजर ऑफ वैल्यू, और इन्होंने जो वैल्यू में चेंजेस आता है उसको इन्होंने एनालाइज करा है, उसको इन्होंने स्टडी करा है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करी कि वैल्यू में चेंजेस आते हैं उसको कैसे मेंटेन करा जाए, वो इन्होंने बताया अपनी थ्योरी के अंदर। तो 5 पॉइंट हमने पढ़ लिया कैपिटल के ऊपर, लेबर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटीज़ लेबर की, और मेजर ऑफ वैल्यू का इनवेरिएबल होना। लेबर और कैपिटल में सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम भी आई थी, उसको भी सॉल्यूशन दिया। सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम कौन कौन सी है, लेबर है, लेबर की 3 प्रॉब्लम थी, क्वालिटी डिफरेंस ऑफ लेबर, लेबर की क्वालिटी अलग अलग होना, एफिशिएंसी डिफरेंशियल ऑफ लेबर, लेबर की जो एफिशिएंसी वो अलग अलग होना, और डिफरेंसेस काइंड्स ऑफ लेबर। इन तीनों जो सोर्सेस है लेबर की, उसमें 3 प्रॉब्लम थी पहले। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, क्वालिटी, एफिशिएंसी और काइंड। अब इन तीनों का सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने, इन तीनों का सॉल्यूशन इन्होंने दिया है। सबसे पहले क्वालिटी डिफरेंस का दिया इन्होंने मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ऑफ टाइम। मार्केट में डिमांड और सप्लाई टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो इन्होंने लेबर की क्वालिटी को किससे जज करा है, मार्केट के फोर्सेस से। अगर लेबर की क्वालिटी अच्छी नहीं तो मार्केट में अपने आप डिमांड कम हो जाएगी,
क्वालिटी अच्छी है तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। एवरेज लेबर यूज़ के बारे में इन्होंने बताया कि अगर एवरेज लेबर आप ढंग से यूज़ करोगे, जितने लेबर की ज़रूरत है उसके बेसिस पे उतने लेबर यूज़ करोगे, जितनी लेबर रिक्वायर्ड है, जितनी क्वालिटी ऑफ लेबर चाहिए उतने यूज़ करोगे, तो आपकी गुड्स और प्रोडक्शन भी मेंटेन होगा, कॉस्ट भी मेंटेन होगी। और जो थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया काइंड्स ऑफ लेबर, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए बोला, यानी कि ज़्यादा लेबर आप मत रखिए, अच्छे लेबर रखिए, कम लेबर रखिए, लेकिन अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए उसको कहा है। सेकंड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम थी कैपिटल। कैपिटल में दो प्रॉब्लम थी, ड्यूरेबिलिटी, डिफरेंसेस इन द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो उसमें इन्होंने ड्यूरेबिलिटी मतलब समय, कितना कैपिटल आप टाइम पर लगाए, और कितना फिक्स कैपिटल का रेशियो और कितना सर्कुलेटिंग कैपिटल का रेशियो, यानी कि वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना हो कितना। तो इन्होंने दो बातें का एक ही उत्तर दिया है, दो क्वेश्चन का एक ही आंसर दिया है, टाइम एलिमेंट एंटर इनटू द वैल्यू। टाइम के हिसाब से आप मेंटेन करिए, यानी कि आप कैपिटल बार बार कब लगाएं, जब आपको ज़रूरत हो। और सेकंड, रेशियो कैसे मेंटेन करें, जब आपको उस चीज़ की, जैसे आपने फिक्स कैपिटल एक बार लगा ली, तो वर्किंग कैपिटल को कब लगाए, जब आप उसका एक टाइम डिसाइड कर लो, उस टाइम से पहले हम वर्किंग कैपिटल नहीं लगाएंगे, और उस जब टाइम पूरा हो जाएगा तब वर्किंग कैपिटल को हम वापस से एडजस्ट कर लेंगे। तो टाइम एलिमेंट को इन्होंने कैपिटल के अंदर बताया कि कैपिटल के अंदर महत्वपूर्ण योगदान किसका है, टाइम एलिमेंट का। टाइम एलिमेंट इंपॉर्टेंट है और उस टाइम एलिमेंट के बेसिस पे आप कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने रिकार्डो की थ्योरी ऑफ वैल्यू एनालिसिस के बारे में बात करी है, जिसमें हमने ये समझा कि रिकार्डो ने 3 पॉइंट जो थे मेन, उसके ऊपर डिस्कस करा है और स्मिथ की लेगेसी से लेकर आया वो स्कार्स कमोडिटी, रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटी, मार्केट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू। लॉन्ग रन के ऊपर थोड़ा हमने डिस्कस करा, इनके मेन कंसेप्ट जो है वेज एंड प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करा, और हमने इनके लेबर और कैपिटल जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम दो थी, लेबर और कैपिटल, उसके सॉल्यूशन इन्होंने दिए, उसके ऊपर हमने डिस्कस करा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और इस चीज़ को हमने पूरा स्टडी करा आज, वैल्यू एनालिसिस को, लेबर थ्योरी और कैपिटल थ्योरी, और हमने इनका इंट्रोडक्शन भी देखा है कि इन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा है, रेंट को इन्होंने एक्सक्लूड करा है अपनी थ्योरी के अंदर वैल्यू एनालिसिस में। तो कुछ पॉइंट हमने ऐसे ही पढ़े, और कुछ पॉइंट कुछ सिमिलर भी थे स्मिथ की लेगेसी के, और कुछ इन्होंने एक्सक्लूड भी करा है स्मिथ की लेगेसी को एक्सेप्ट ना करके। तो आज हमने इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, इस स्टडी को कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ वैल्यू एनालिसिस बाय रिकार्डो। थैंक यू।